बात बहुत पुरानी है। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू नाम के दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नैहर की ही तरह ससुराल में भी प्रेम और आनंद से रहने लगी थीं। शिवदास, जो कि उनके ससुर थे, पेंशन पाते थे। दिन भर द्वार पर बैठे बैठे गपशप करते थे। भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लीन रहने लगे थे। लेकिन देव गति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन बीत गए। आज क्रिया कर्म से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गईं। लेकिन उसने अपने मन को संभाला और रुधे हुए कंठ से उसे दिलासा देने लगा। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी बहू राम प्यारी के सामने फेंक दी और अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए ना। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा न होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूंगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूंगा। अब घर की देखरेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वही हुआ और जो इच्छा होगी वही होगा। हमारा तुम्हारा क्या वश है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से भी देख नहीं सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी बैठा तो मैं हूँ। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे। कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसीलिए उसने भंडारी की कुंजी बहू के सामने फेंक दी थी। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजदूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ न होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, देवगति में तो किसी का वश नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ आएगा। घर में भी तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई पाहुन ही आ पहुँचे तो उनके सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत से हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसके मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए हुए थे। शिवदास बाहर था, घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती थी। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वह कभी न आई थी।
जब कभी किसी को कुछ देना या किसी से कुछ लेना होता था, तभी शिवदास आकर उस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह ताली अपने कमर में रख लेता था। राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता था। सारे घर के लिए वह कोठरी तिस्मिल या रहस्य था, जिसके विषय में भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थीं। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद कर दिया कि कोई उसे भंडारा खोलते न देख ले, नहीं तो सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोल दिया। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का, लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ, जो उसे अपने गहने कपड़ों की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीजें रखी हुई थीं। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे, जो शादी ब्याह के अवसर पर निकाले जाते थे। एक आले पर मालगुजारी की रसीदें और लेन देन के पुर्जे बंधे हुए थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई हुई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छा जाया करता था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और जाकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो पड़ोसन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 भी पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया है। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया ही नहीं है, यह विश्वास करने की बात न थी। जिसके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, वह सब कुछ क्रियाकर्म में नहीं खर्च कर सकता। अगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दे दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया था, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांग देती तो कृपण शिवदास के घर में ऐसी सखरज बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य की बात समझते थे। जुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाढ़े में पड़कर आई हूँ, नहीं तो तुम जानती हो मेरी आदत ऐसी नहीं है। बाकी का 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है। रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मश न हुई। उसके जाते ही प्यारी संध्या के लिए रसोई पानी का इंतजाम करने लगी। पहले चावल दाल बीनना आफत लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने से कम न था। कुछ देर बहनों में झांव झांव होती, तब शिवदास आकर कहते, क्या आज रसोई न बनेगी? तो दोनों में से एक उठती और मोटे मोटे
टिक्कड़ लगाकर रख देती, मानो बैलों का खाना हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंधन में लगी हुई थी। अब वह घर की स्वामिनी थी। तब उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। मन में भुसराने लगी, बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या इनसे इतना भी न होगा? द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जावे, या नहीं कि उकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठेंगे। अच्छा, मुन्नी नाद से अलग क्यों खड़ी है? उसने मुन्नी के पास जाकर नाद में झांका। दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी ही नहीं बदला गया है। इसी तरह तो गाय रह चुकी, अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। हाँ, दूध तो सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे ये सब देख रहे थे, मगर दादा द्वार पर बैठे ये सब देखते रहते हैं, मगर इतना उनसे नहीं होता कि 4 घड़ा पानी नाद में डाल दें। मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का। आखिर उससे रहा न गया। घड़ा उठाकर पानी लेने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती है, देखते नहीं हो उस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया हो। भीतर बाहर जहाँ देखो किसी निपुण प्रबंधन के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। प्यारी ने गृह की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता था और समय पर मिलता था। दूध ज्यादा होता था, घी ज्यादा होता था और काम ज्यादा होता था। प्यारी न खुद विश्राम करती थी, न दूसरों को विश्राम लेने देती थी। घर में ऐसी बरकत आ गई थी कि जो चीजें मांगो सब घर में ही निकल आती थी। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते थे। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित था तो मलिन भेष में, तो वह प्यारी है। इस पर भी सारा घर उससे जलता था। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते थे। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता था। प्यारी न हो तो घर का काम न चले, और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं था। प्रातः काल का समय था। राम दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और बुननाती हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दो। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने तो बनवा दूंगी। अभी ऐसी भी खिस क्या है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आवेंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ रखती हूँ तो तेरे ही लिए कि मेरा कोई और बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा और पहन लेती हूँ। मेरा अनंत कब का टूट पड़ा है। दुलारी ने कहा, तुम न खाओ न पहनो, जस तो पाती हो,
यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनाने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा। रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उदंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को दो चार खोटी खरी सुना जाते थे और वह गरीब सबकी धौंस हंसकर सहती थी। स्वामिनी का यह धर्म था कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामिनी घर की गृहस्थ संचालिका थी। सभी अपने अपने दुख उसके सामने रोते थे, पर जो कुछ वह करती थी वही होता था। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है। लोग कहते थे कि सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटा देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं है, जैसे काया पलट हो गई है। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ी दौड़ी गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाथ से लौटे तो प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दे दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बरामदे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बरामदे के द्वार पर छिपी खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गईं। दुलारी उससे कुल 3 ही साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जमी हुई थीं। दंपति का वह सरल आनंद, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी से बंध गई थी। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू एक पैसा दो, तमाकू मंगवा लूं। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे से पैसा लेने चली। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथों से निकल रहे थे। वह चाहती थी मेरा घर मेरे गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए तो कभी बैलों की नई जोड़ी के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए, कभी बीमारी की दवा दारू के लिए। पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती थी वह दिल खोल कर खर्चा भी करती थी। दुलारी के पास भी गहने थे। 2-1 चीजें मथुरा के पास भी थीं, लेकिन प्यारी उनकी चीजें न छूती थी। उनके खाने पहनने के दिन हैं, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध किया, क्या फायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आवेंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बातें कहते हो दादा, पहलौठी का लड़का है, धूमधाम अब न हुई तो कब होगी। मन तो नहीं मानता है, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े और दर्शन थोड़े, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती हूँ। अपना सारा सरंजाम मैं कर लूंगी। गहनों के माथे जाएगी और क्या, शिवदास ने चिंतित होकर कहा। इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नाते नहीं होते। अपने पास 2 चीजें रहेंगी तो सब मुंह जोहेंगे, नहीं तो कोई सीधे बात भी न करेगा।
प्यारी ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह ऐसी बुढ़ी बातें बहुत सुन चुकी हैं, और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछें तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म मेरे साथ है, उनका धर्म उनके साथ। मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद कर ले जाऊंगी। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बरहवीं के दिन सारी बिरादरी का भोज हुआ। लोग खा पी कर चले गए। प्यारी दिन भर की तकी मांदी आंगन में एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें झपक गईं। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। दुलारी सौर गृह से निकल चुकी थी। मथुरा उसे आंगन में देखते ही समीपा पहुंचा और एक बार प्यारी की ओर देखकर उसके निद्रा मग्न होने का निश्चय करके उसने शिशु को गोद में ले लिया और उसका मुख चूमने लगा। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गईं, पर उसने नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से यह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता और पिता दोनों बारी बारी से बालक को चूमते थे, गले लगाते थे और उसके मुख को निहारते थे। कितना स्वर्गीय आनंद था। प्यारी की तृप्ति लालसा एक क्षण के लिए स्वामिनी को भूल गई। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है ना। सासत तो मेरी हुई, बाप कहलाने के लिए तुम कूद पड़े। मथुरा ने कहा, मेरा लड़का न होता तो मेरी सूरत का क्या होता। चेहरा मोहरा रंग रूप सब मेरा ही है। दुलारी ने कहा, इससे क्या होता है, बीज बनिए के घर से ही आता है। खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा ने कहा, बातों में तुमसे कोई नहीं जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं द्वार पर बैठकर मजे से हुक्का पिया करूंगा। दुलारी ने कहा, मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कोई बड़ा औदा पाएगा। तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना है कल एक पालना मंगवा दे। मथुरा ने कहा, अब बहुत सवेरे न उठा करना और छाती फाड़कर काम भी न करना। दुलारी ने कहा, यह महारानी जीने देंगी। मथुरा बोला, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसके कौन बैठा हुआ है, हम ही लोगों के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। प्यारी के कंठ में आंसुओं का ऐसा वेग उठा कि उसके रोने में सारी रें कांप उठी। अपना वंचित जीवन उसे मरुस्थल सा लगने लगा, जिसकी सूखी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की निष्फल चेष्टा कर रही थी। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गए। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालक अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम लेने का भी अवसर न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करता रहा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजदूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसीलिए प्यारी को अब दिन में
दो चार चक्कर हार करके भी लगाना पड़ता था। कहने को वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरी बदलते थे। जमींदार का प्यादा भी उसी पर धौंस जमाता था। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती थी। दुलारी तो लड़कौरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजदूरी भला क्यों रियायत करने लगी। सारी कसर प्यारी पर ही निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाया तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए थे। आंखों की जोत कम हो गई थी, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामिनी का गौरव इस सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं है। किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है। वह भी रोध होकर कई आदमी पूरब से आए हैं। वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बाल बच्चे हुए, उनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई। उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई है। कुछ सोचकर बोली, मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा ने कहा, इतने दिन खेती करते तो हो गए, जब अब तक न बनी तो अब क्या बन जावेगी। इस तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में ही रह जावेगी। फिर अब पखोरू भी तो थक रहा है, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी खराब करना नहीं चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए न धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथों में ले लो। मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा ने आदरकंठ होकर बोला, भाभी यह तुम क्या कहती हो। तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं तो रसताल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर से संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्चा वर्चा भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ। बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन। यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ न लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आवेंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो
मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से फायदा ही क्या। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया था। दोनों बहनें सदा ही साथ रहीं। आज इस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूल गए हैं। तो उसके जी में आता वह भी इसी भांति निर्दयी रहती। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो कोई मेला देखने जा रही हो। नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता ने उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंधन का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपयों की जरूरत होगी, पीसना कूटना आदि सैकड़ों ही कामों में व्यस्त हुई थी। उसने दुलारी से कहा, देखो बच्चों को बहुत ज्यादा मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर भी न हिलावें, तो यह नहीं हो सकता है। बच्चे तो चंचल स्वभाव के होते ही हैं। उन्हें किसी न किसी काम में फंसाए रखो। ढेले का खिलौना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए प्रतीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिसमें वह दृश्य देखना न पड़े। एक दिन भर घर में अकेली पड़ी रही। किससे हंसेगी, बोलेगी या सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो आती थी। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है। किसी पर कोई जबरदस्ती है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उसका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना। तुम्हारे सिवा अब मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भीड़ भक्कड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में जा बैठे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रही। वह इतनी विह्वल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सूध न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकलती, न चूल्हा जलाती, न हाथ पांव मुंह धोती। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो,
मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की स्त्रियां भी दे जाती थीं, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोकू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोकू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। दो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लेती थी। आज भी जोकू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता है, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को भी जी न चाहता था। क्षोभ का वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना चाहता था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ, उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि मिल जाएगी। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं भी कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष काम रह नहीं गया था। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी रखे गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। एक दिन जोखू खेत से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा था? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बची रह गई थीं। मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालकिन उसके सिर पर सवार रहती थी, वह बहाने करता था, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन भर थोड़े ही रहती थी, इसीलिए अब उसमें जिम्मेदारियां आ गई थीं। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रख कर काम करता है। हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते तो कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूखे रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे में पहुंचा तो कोई और आकर न छेक लेता, फिर 18वें तक राह देखनी पड़ती। तब तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी ही रही हूँ पगला। मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम करो। कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जावेंगे। जोखू ने कहा, कौन बीमार पड़ जावेगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक तो नहीं दुखा, आगे की राम जाने। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी ने कहा, मैं क्या जानूं,
तुम्हें अंतरे दिन बैठे रहते हो और पूछा जाता था तो कहते थे जर आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। जोकू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थीं जब मालकिन लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे पर शब है, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जावेगा। प्यारी बोली, मैं क्या देखभाल नहीं करती, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती हो। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई क्या खा कर लूं, 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। अच्छा, आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आधा आधा सेर के 2 रोटी बनाकर खिला दो तो खा लूं। मैं तो यही करता हूँ, बस आधा सान कर 2 लिट्टी बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ। कभी मठे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। प्यारी बोली, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी, तब तो सारी रात खाते ही बीत जावेगी। बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ, जरा बैलों को सानी पानी देता आऊं तो बैठता हूँ। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं है, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा शन अरहर सब तो हैं, धान न सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। मैं क्यों किसी से पीछे रहूं। बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा था। तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ। मैं 5 बीघे से कम नहीं लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ। दोनों के बराबर काम क्यों नहीं करूँगा। चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधा सेर में रह गया। एक दिन तौले तब मालूम हो। तौला है मालकिन, बड़े खाने वाले हो। मैं कह देती हूँ, धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकाना होना पड़ेगा। तुम्हारी बला से मैं ही हलकाना होऊंगा न, यह दे किस काम आवेगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात से पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव न था। कोई काम न हो तो आदमी पढ़कर सो रहे। जी क्यों उबे। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है। बातों में देर हो रही थी और बादल घिर आ रहे थे। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो।
प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, क्या कहना है? मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरते हुए क्यों हो? अकेले मरती हूँ तब एक से दो हो जाऊंगी। जोकू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन। किससे सगाई कर लूं? यहाँ ऐसी महरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहेगी? प्यारी बोली, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगा दी। ऐसी औरतें कहाँ मिलेंगी जो गहने भी न चाहें? जोखू बोला, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहें, हाँ मेरी जान न खावे। तुमने तो कभी गहनों के लिए हठ न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू ने कहा, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू ने कहा, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलवा के छोड़ूंगी। जोखू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं इस तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। जोखू ने हाथ जोड़कर विनती किया, मालकिन पहले की ही तरह जीवन व्यतीत करने दो। तुम्हारी छाँव में पड़ा रहूँगा। तुम माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र समझकर मुझे अपने शरण में स्थान दे दो। प्यारी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जोखू न माना। प्यारी उसे अपने घर में बेटे के रूप में पनाह दे दी और खेती बाड़ी दोनों मिलकर करने लगे। पहले की तरह राजगाज हो गया। घर संपन्न हो गया। प्यारी धनवान हो गई। अब वह घर की चौधराइन बन गई। जोखू समय पर प्यारी की देखरेख करता, प्यार और दुलार देता। दोनों में माता और पुत्र का प्रेम देखकर पूरा गांव आश्चर्यचकित होता था।